नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ अब खामोश हो गए हैं, जैसे सरकार का उन पर कहीं ना कहीं दबाव हो। लेकिन ऐसा था नहीं। दरअसल ये जो चंद्रचूड़ साहब की खामोशी थी, ये तूफान से पहले की खामोशी थी। और आज एक बार फिर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने जबरदस्त हिम्मत दिखाई। आज फिर इस जज ने इस देश के पूरे सिस्टम को जैसे हिला दिया हो। आज चंद्रचूड़ साहब ने मोदी सरकार की सबसे दुखती रग, या यूं कहूं सबसे कमजोर नस पकड़ ली है। और ये कमजोर नस है खरबों रुपए के चुनावी चंदे के खेल की। अब दोस्तों, जब से ये मोदी सरकार आई है, अगर सही कहूँ तो 2017 के बाद से इस देश में हजारों करोड़ रुपए का चंदा, सीक्रेट डोनेशन, गुप्त चंदा पॉलिटिकल पार्टीज के खाते में जा रहा था। ना देने वाले का पता, ना लेने वाले का पता, सारे नाम सीक्रेट। ना पॉलिटिकल पार्टी को कुछ बताना है, ना डोनर को कुछ बताना है, यानी जो पैसा दे रहा है उसको भी कुछ नहीं बताना है। सब पर पर्देदारी, सब कुछ बंद तिजोरी में। और इस हिस्से का, ये जो 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा आया 2022 तक, इसका एक बड़ा हिस्सा, या यूं कहें बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी की तिजोरी में गया और उस पर पर्दा डाल रखा था। चंद्रचूड़ ने आज इस पर्दे को उठाने की बात कही है, इस तिजोरी से पर्दा उठाने की बात कही। और उन्होंने कहा है कि 31 अक्टूबर से, इसी 31 अक्टूबर से वो इस पूरे मामले की तह में जाएंगे, इसकी सुनवाई करेंगे, दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। जो चुनावी चंदा देने का प्रक्रिया वो सारी पार्टियों को है। एक पार्टी क्यों घबराई है, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। इसलिए घबराई है कि जब पुराने जमाने में डकैती होती थी गांव पे, जब हल्ला मचता था डाकू आए, तो जो लाला जिसके पास सबसे ज्यादा माल होता था वो सबसे ज्यादा चिंतित होता था। वो अपने भगवान के पैर पकड़ के बैठा रहता था कि बस मेरे तरफ डकैत नहीं आए। आज की डेट में सबसे ज्यादा माल किसी के पास है, कई गुना, मल्टीफोल्ड परसेंट ज्यादा। मतलब मैं ये 200%, 300% नहीं बोल रहा हूं मैं, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना ज्यादा पैसा बीजेपी के पास आया है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड से आया है। अब दोस्तों, टाइगर के साथ मिलकर मैं इस सवाल की तह में जाने की कोशिश करूंगा कि हमारे यहाँ ये जो चुनाव हो रहे हैं, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, इसमें जो ये हजारों हजार करोड़ रुपए का जो चंदा आ रहा है, जो पैसा खर्च हो रहा है, और ये जो पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आ रहा है, ये पैसा किसका है? क्या ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का है, काला धन है? और कौन दे रहा है पैसा? क्या अडानी खर्च कर रहे हैं, अंबानी खर्च कर रहे हैं, कॉरपोरेट खर्च कर रहा है, ठेकेदार खर्च कर रहे हैं, कौन लोग दे रहे हैं? इस पर तो मैं आऊँगा। लेकिन जब से चंद्रचूड़ साहब ने आज ये कहा कि 31 अक्टूबर से वो सुनवाई शुरू करेंगे, गहराई में जाएंगे, तब से बीजेपी में क्यों खलबली है? बीजेपी के जो नेता हैं उनमें हड़कंप क्यों है? उस पर भी मैं आना चाहता हूँ। और मैं आपको एक फिगर दे रहा हूँ, द हिंदू अखबार से मैंने लिया है। 2017 जब से स्कीम शुरू हुई और 2022 तक का ये आंकड़ा है। अब तक जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हमारे यहाँ, 9,188 करोड़, 9,188 करोड़ अभी तक ये पैसा डोनेशन इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू आया है। और इस 9,000 करोड़ रुपए में तकरीबन 5,271, 5,271 करोड़, 5,271 करोड़ ये बीजेपी को गया है। और सोचिए, टू पार्टी जहाँ सिस्टम हो, यूपीए और एनडीए हो, या इंडिया अलायंस और एनडीए कह लीजिए, कांग्रेस जो मेन पार्टी है बीजेपी के बाद, कांग्रेस के पास सिर्फ 952 करोड़ रुपये है। कहाँ 5,000 करोड़ से ज़्यादा और कहाँ 1,000 करोड़ से कम। ये आप देख सकते हैं डिस्पैरिटी। और बाकी जो पैसा है वो अलग अलग रीजनल पार्टीज़ को गया है, नेशनल पार्टीज़ को गया है। तो कुल मिलाकर ये जो 5,271 करोड़ रुपया जो बीजेपी को जा रहा है, ये पैसा किसका है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये वो पैसा है जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स जमा करा रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज जमा करा रही हैं, उसके बदले में क्या उनको कुछ प्रॉमिस किया जा रहा है? और उनके नाम क्या जाहिर होने चाहिए? क्या ये आप लोग जो वोट देते हैं, सरकार चुनते हैं, बनाते हैं, क्या आप लोगों को
इसकी जानकारी होनी चाहिए कि बीजेपी को कौन फंड कर रहा है, कांग्रेस को कौन फंड कर रहा है, और क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये बताना चाहिए, हिसाब किताब रखना चाहिए वोटर के आगे कि हम इससे पैसा लेके चुनाव लड़ रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है और इसकी तह में भी जाने की हम कोशिश करेंगे। अब दोस्तों चंद सेकंड में ये भी जान लेते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, और अरुण जेटली जो मोदी जी के बड़े खास दोस्त थे, वित्त मंत्री थे, उन्होंने ये तोहफा क्यों दिया था मोदी जी को 2019 के चुनाव से पहले। तो इलेक्टोरल बॉन्ड समझते हैं, बहुत आसानी से मैं कोशिश कर रहा हूँ। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है, सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ये 1000 रुपये, 10,000 और 1 लाख, 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक, यानी 1000 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के ये बॉन्ड होते हैं। ये बॉन्ड कोई भी खरीद सकता है और ख़रीदने के बाद ये बॉन्ड, ये जो भी उसकी पसंद की पॉलिटिकल पार्टी उसको दे सकता है, और फिर वो पॉलिटिकल पार्टी उस बॉन्ड को कैश कर सकती है। अब सवाल यहाँ ये है कि यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दान देने की कोई लिमिट नहीं है। आप 10 करोड़ रुपए भी दे सकते हैं, आप 100 करोड़ रुपए भी दे सकते हैं, आप 250 करोड़ रुपए भी दे सकते हैं, जिसकी जितनी इच्छा, या यूं कह लीजिए जिसके पास जितना बड़ा ठेका, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जिसकी जितनी मर्जी उतना पैसा वो अपने पसंद की पार्टी को दे सकता है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि चाहे आप 250 करोड़ रुपए दीजिए, चाहे 500 करोड़ रुपए दीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत आपका नाम कभी बताया नहीं जाएगा और पॉलिटिकल पार्टी से भी नहीं पूछा जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़, इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा उठाया वो बीजेपी ही नहीं उठाया, यानी जेटली साहब ने जिसके लिए योजना बनाई थी उन्होंने ही सबसे ज़्यादा इसका लाभ उठाया। एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के पास गया। अब दोस्तों इस पूरे मामले में जो पिटिशनर हैं, वन ऑफ द पिटिशनर्स, यानी एक याचिकर्ता, वो प्रशांत भूषण भी, कई लोगों ने पिटीशन फाइल की है, उनमें से एक प्रशांत भूषण है। प्रशांत भूषण का ये कहना है, बड़े नामी गिरामी वकील हैं, इनका ये कहना है कि साहब ये जो स्कीम मोदी सरकार लेके आई, ये स्कीम दरअसल अपने लिए लेके आई। किस तरह से धन बटोरना है, किस तरह से चंदा बटोरना है, नंबर 2 को नंबर 1 करना है, और गोपनीयता भी बरतनी है, सीक्रेसी भी बरतनी है। नंबर 2 का पैसा नंबर 1 में कर सकते हैं आप, लेकिन किसी को बताना भी नहीं। उनका ये आरोप है प्रशांत भूषण का कि सारा का सारा खेल मोदी सरकार का ही किया है और मोदी सरकार ने अपने लिए किया है। अब एक चीज़ और वो तर्क देते हैं, वो ये भी कहते हैं कि साहब बीजेपी क्या करती है कि जो दूसरी पार्टी, विपक्षी पार्टियां हैं, इनके पास जो भी पैसा आता है, अगर वो कहीं से चंदा ले रहे हैं, आप कहीं से 2000 रुपये ले रहे हैं या कहीं 500 रुपये ले रहे हैं या अपना पैसा लगा रहे हैं, उस पैसे पर सीबीआई की रेड पड़ जाती है, उस पैसे पर ईडी की रेड पड़ जाती है, उस पैसे पर इनकम टैक्स की रेड पड़ जाती है। यानी ये सरकार, अमित शाह साहब और मोदी जी, ये दूसरी जो पार्टियां हैं, विपक्ष की पार्टियां हैं, उनकी फाइनेंशियल पाइपलाइन को ध्वस्त कर देते हैं। उनकी जो रीढ़ है, बैकबोन है उनके फाइनेंस की, उसको तोड़ देते हैं, उनके यहाँ छापे डलवा देते हैं और खुद पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड से ले लेते हैं, जिसकी कोई पूछताछ नहीं हो सकती। अब दोस्तों एक चीज़ तो बड़ी साफ हो रही है कि बीजेपी चुनावी चंदे को लेकर, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, उसकी सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में और वही चंद्रचूड़ साहब की अदालत में इतना क्यों घबराई, ये तो चीज़ स्पष्ट हो रही है। लेकिन चंद्रचूड़ साहब कितना हस्तक्षेप कर पाएंगे, और क्या इलेक्टोरल बॉन्ड अगर इनको और ट्रांसपेरेंट किया जाता है, अगर इससे पर्दा हटाया जाता है, तो फिर 2024 के जो फाइनल है, 2024 का जो फाइनल है, उस पर कितना असर पड़ेगा और ये कितना बड़ा डेंट है मोदी शाह गुजरात लॉबी पर, इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलते हैं सीधे अशोक वानखेड़े टाइगर के पास। टाइगर, आप तो फाइनेंस के भी एडिटर रहे, आप पॉलिटिकल एडिटर भी हैं, इस देश के वित्त को समझते हैं, पैसे को समझते हैं और इस देश की राजनीति को भी समझते हैं। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है, ये जो चुनावी चंदे का मामला है, 31 तारीख चंद्रचूड़ ने फाइनली कहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस गरजे हैं शेर की तरह, और शेर ने कहा कि 31 तारीख को मैं ये सारे मामले सुनूंगा, फाइनल हियरिंग शुरू होने जा रही है। और ये जो फाइनल हियरिंग है, आपको क्या लगता है कि चंद्रचूड़ ने कहीं ना कहीं, ये जो हियरिंग शुरू होने जा रही है, चंद्रचूड़ ने बीजेपी की, मोदी जी की दुखती रग, जो कमजोर नस है, वो पकड़ ली? देखिए दीपक जी, मैं जब बिजनेस जर्नलिज्म कर रहा था और फाइनेंस पे लिख रहा था,
तब मुझे एक बात समझ में आ गया कि ये सारी जो गंगोत्री है ये तो पॉलिटिक्स है। तो फाइनेंस का स्रोत ढूंढते-ढूंढते मैं राजनीति की रिपोर्टिंग करने लगा और पॉलिटिकल रिपोर्टर हो गया। तो ये जितने भी फाइनेंस की गंदगी है, अडानी का उतार-चढ़ाव, अंबानी का उतार-चढ़ाव, कॉर्पोरेट की बदलती हुई नीतियाँ, ये तमाम चीज़ें कहीं न कहीं पैसे से मैटर करती है और ये रिश्वत का मामला है। जब 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड की कल्पना लेके जब अरुण जेटली आए थे, तब भी हमने ये इश्यू उठाया था। तब भी हमने कहा था कि उन्होंने कहा था कि ट्रांसपेरेंसी लानी थी। उन्होंने कहा था कि वो कोई भी आके ₹20,000 दे के जाता है पॉलिटिकल पार्टी में, ऐसा नहीं होगा। अब इलेक्टोरल बॉन्ड होगा। अब इलेक्टोरल बॉन्ड ना ये इससे भी बड़ा घपला है। घपला ये है कि अब इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो 1,000, 10,000 10 लाख, 1 करोड़ के रूप में आपको खरीद सकते हो। जी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही इसको बेचती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक सिलेक्टेड पीरियड में अनाउंस करती है कि इस डेट से इस डेट तक हम बॉन्ड बेचेंगे। सारे लोग खरीदते हैं और वो बॉन्ड आप राजनीतिक दल को देते हो। जब राजनीतिक दल को देते हो तो 15 दिन के अंदर राजनीतिक दल उसको कैश करता है। बड़ा प्लेन सिंपल लगता है ये, बहुत ही सिंपल। लेकिन ये इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिटिकल पार्टी को किसने दिया, इसका रिकॉर्ड पॉलिटिकल पार्टी रखती नहीं। बेनामी हो जाती है वो पैसा। बेनामी बॉन्ड है वो बेसिकली। आपने दिए, जी। वो किसने दिए ये नहीं, पॉलिटिकल नहीं। पार्टी का ऑब्लिगेशन नहीं बताने का। टाइगर, एक यहाँ मिनट, पर मेरा एक जो मिनट। सवाल किसने मेरा खरीदे, सवाल है। किसने खरीदे, ये भी किसी को पता नहीं। सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास एक ठीक। रिकॉर्ड होता है, जिस रिकॉर्ड के तहत कि उद्योगपति दीपक शर्मा ने 5 करोड़ के बॉन्ड खरीदे, ये नंबर के। अब वो नंबर के बॉन्ड कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कैश करती है, ये भी स्टेट बैंक के पास ही ये है। लेकिन जी, जी। इसका स्टेट बैंक को ऑब्लिगेशन नहीं है लोगों को बताने का। स्टेट बैंक नहीं, कैन नहीं। कीप इट एज अ सीक्रेट, वैसा ही पॉलिटिकल पार्टी को नहीं है। तो मुझे एक बात बताइए, इसमें ट्रांसपेरेंसी कहाँ से आई? जी। नहीं टाइगर, मैं मेरा जो सवाल है, सवाल ये है कि अगर चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि भई ये जो चुनावी चंदा है, इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, इसमें तमाम तरह के घपले हो रहे हैं, ये उनको बताया गया। उन्होंने कहा हम सुनवाई करेंगे, ठीक है। हिम्मत करी उन्होंने, कहा कि हम सुनेंगे। अब ये तो सारी पॉलिटिकल पार्टी पे लागू है, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। लेकिन जो धड़कने हैं वो सिर्फ भाजपा की बड़ी है, हड़कंप है वो बीजेपी में। बीजेपी इससे क्यों घबरा रही, मोदी सरकार में हड़कंप क्यों है? अरे भाई, जो चुनावी चंदा देने का प्रक्रिया वो सारी पार्टियों को है, एक पार्टी क्यों घबराई है, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। इसलिए घबराई है कि जब पुराने जमाने में डकैती होती थी गाँव पे, जब हल्ला मचता था डाकू आए, तो जो लाला जिसके पास सबसे ज्यादा माल होता था वो सबसे ज्यादा चिंतित होता था। वो अपने भगवान के पैर पकड़ के बैठा रहता था कि बस मेरे तरफ डकैत नहीं आए। आज के डेट में सबसे ज्यादा माल किसी के पास है, कई गुना मल्टीफोल्ड परसेंट ज्यादा। मतलब मैं ये 200%, 300% नहीं बोल रहा हूं मैं, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना जी। ज्यादा पैसा बीजेपी के पास आया है। ये जी। इलेक्टोरल बॉन्ड से आया है। इलेक्टोरल बॉन्ड ये है कि आप किसी को ऑब्लाइज करते हैं, आपको पॉलिटिकल पार्टी के लिए फंडिंग चाहिए और इसका सबसे ज्यादा ये मतलब थोड़ा सा मैं 1 सेकंड के लिए डिविएट हो रहा हूं। ये जो रीजनल पार्टीज है, जो फैमिली ओन्ड पार्टीज है, उसमें ये सबसे ज्यादा घाला होता है। आप यदि फॉर एग्जाम्पल केसीआर की पार्टी देखिए, वो एक फैमिली की पार्टी है, या आप डीएमके देखिए, परिवार की पार्टी है। तो डीएमके की सरकार है, तो उन्होंने किसी से रिश्वत यदि इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में ली तो पार्टी फंड में पैसा जाएगा। लेकिन पार्टी फंड कैसा उपयोग में किया जाएगा, ये तो डीएमके ही तय करेंगे, वही सुप्रीमो तय करेंगे। आज हाँ, उसे। बीजेपी के पास सबसे ज्यादा पैसा है, चुनाव में जी। पैसा ही खर्चा होता है। आज आपके जो खर्चे होते हैं चुनाव में, जो पैसा बटता है, जो पिछली बार तो ये पता पड़ा कि बीजेपी भी हवाले से पैसा देती है, वो भी जी। नंबर 2 का पैसा देती है। ये भी एक टीवी के स्टिंग में ओपन आया था। तो कुल मिला के ये जो पैसा चुनाव में उपयोग में लाया जाता है, चुनाव आयोग तो कहता है कि हमारे पास लिमिटेशन है, हमको बताना पड़ेगा, लेकिन वो सब आंखों में धूल झोंकने के लिए। जी। यदि चंद्रचूड़ ने ये गांठ बांध ली, यदि चंद्रचूड़ ने ये गांठ बांध ली कि हम इस इलेक्टोरल बॉन्ड को मार्केट में ओपन करेंगे। ये ऑब्लिगेशन होगा हर कंपनी को, हर इंसान को। जो चुनाव बॉन्ड खरीदेगा उसको ये बताना होगा अपने इनकम टैक्स रिटर्न में कि मैंने इतने रुपए के चुनाव बॉन्ड खरीदे और इस पार्टी को दिए। ये आंकड़ा सामने आना चाहिए लोगों के, ताकि जनता को पता पड़े कि कौन किसको फंड देता है और कौन किसका फंड जी। देने के। और मैं आपको फिर थोड़ा सा, एक आप ही के शो पे मैंने कहा था, जब मनीष सिसोदिया की जमानत की अर्जी पे डिस्कशन हो रहा था बोपन्ना जी के बेंच पर,
तब उन्होंने कहा था कि 32 लाख का चेक किसको दिया? बोले सिसोदिया को दिया। बोले किस लिए दिया? बोले आम आदमी पार्टी के नाम था चेक, क्योंकि वो पार्टी के लिए चंदा था। तो उन्होंने कहा कि पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी को आप पार्टी बनाइए। तब ईडी, तब सरकारी वकील ने कहा कि हमें कुछ समय चाहिए। वो समय इसलिए तब भी मैंने कहा था कि इनमें औकात ही नहीं कि आम आदमी पार्टी को ये सुप्रीम कोर्ट के सामने पार्टी बनाए। यदि आम आदमी पार्टी पार्टी बनती है और सुप्रीम कोर्ट ये ओपन करता है कि आपको दिए हुए सारे चंदे का हमको लेखा जोखा सामने हाजिर करिए, तो फिर वो नाजिर बनेगी। और जब नाजिर बनेगी तो फिर बाकी पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी जरूरी होगा। 32 लाख रुपए का जो चेक जो था, एक बिजनेसमैन ने आम आदमी पार्टी को डिपॉजिट किया, और ये 32 लाख रुपए का जो डिपॉजिट हुआ था, ये संजय सिंह के जरिए हुआ। संजय सिंह उस बिजनेसमैन को ले गए मनीष सिसोदिया के पास, उन्होंने पार्टी में डिपॉजिट कर दिया। 32 लाख का मामला है, और आपको पता है कि 32 लाख कितना महंगा पड़ गया संजय सिंह पे, वो तो आप हम सब देख रहे हैं कि इतने दिनों से वो पुलिस कस्टडी में। अब कहा तो 32 लाख, मैं आपको एक आंकड़ा दिखाना चाह रहा हूं, और आंकड़ा मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि तकरीबन 2022 तक, 2017 में ये स्कीम अनाउंस हुई टाइगर, और 2022 पिछले साल तक मेरे आंकड़े हैं, द हिंदू अखबार के आंकड़े हैं, बड़े ऑथेंटिक आंकड़े हैं, 9,188, यानी मान लीजिए 9,000 करोड़ रुपया अब तक जमा हुआ है। इसमें मैं रीजनल पार्टी का आपको आंकड़े नहीं दे रहा हूं, लेकिन मोटा मोटा आंकड़े दे रहा हूं। इसमें से 5,271, मोर देन 5,000 करोड़, 5,271 ये मोदी और शाह और नड्डा साहब की पार्टी में गए, बीजेपी में 5,271। और जो इस देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, कहा 5,000 करोड़, कांग्रेस को मिला 952 करोड़, 1,000 करोड़ भी नहीं है। तो ये तो आप एक डिस्पैरिटी देख सकते हैं कि एक पार्टी, उसके पास सिर्फ 952 करोड़ रुपया है, दूसरे के पास 5,000 करोड़ से ज्यादा है। ये जो 5,000 करोड़ रुपया है चंद सालों में जो आया इलेक्टोरल बॉन्ड, आपको टाइगर क्या लगता है? ठीक है, हम किसी पर सीधे आरोप नहीं लगा सकते, हम ये नहीं कह सकते अडानी का पैसा है, हम ये नहीं कह सकते कि साहब ये मंत्री जो रिश्वत कमा रहे हैं वो ये पैसा दे रहे हैं, हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये जो ठेकेदार हैं जिनको ठेका दिया जाता है वो बीजेपी में जमा करा रहे हैं, या ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग का पैसा करप्शन का। लेकिन ये जो 5,000 करोड़, अगर मैं मोटा मोटा पूछूं, आपको क्या लगता है कि ये कॉर्पोरेट पर प्रेशर होगा, बिजनेसमैन पे पैसा प्रेशर होगा कि भाई इतना पैसा जमा करो? क्योंकि इतना पैसा रातों रात कैसे आ गया, और सब एक ही जगह पैसा जा रहा है बीजेपी में। देखिए, मैं इसका मोडस ऑपरेंडिस बताता हूँ। राजकीय दल के जब राज्यों में सरकारें होती है तो फिर मुख्यमंत्री को बोला जाता है, या उनका एक पॉइंट मैन होता है, उसको बोला जाता है कि जरा जाओ उनको बोलो कि ये जरा अभी 4-5 राज्यों के चुनाव हैं, जरा मतलब पैसा भेजे। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने पास पैसा तो रखती नहीं है, तो वो जिनको ऑब्लाइज करती है, जिनसे रिश्वत आनी होती है, नेताओं की तो रिश्वत आती है, तो फिर बोलती कि ऐसा करो, तुम अभी मुझे 50 करोड़ रुपए दे दो और एक 50 करोड़ रुपए तुम बैलेंस रखो, चुनाव के टाइम पे मांगूंगा। चुनाव के टाइम पे उनको बोला जाता है कि आप एक काम करो, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीद करके जमा करो। और ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की खरीदी परचेस ये चुनाव के समय ही होती है, चुनाव के पहले ही खुलती है। ये बड़े सिस्टमेटिकली तौर पे इन्होंने किया। जब वो खुलेगी तब ये लोग जाएंगे, जो रिश्वत का पैसा इनको देना है वो चुनाव बॉन्ड में खरीदेंगे। अब क्योंकि चुनाव बॉन्ड इतने कॉन्फिडेंशियल हो गए कि ये क्या अपने इनकम टैक्स में दिखाते हैं कि चुनाव बॉन्ड खरीदे, यदि नहीं दिखाते तो वो कैश कहाँ लॉस होता है दिखाते हैं, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन आपके ऑफिशियल व्हाइट मनी में से 50 करोड़ रुपए कहीं चले गए तो कुछ तो बताना पड़ेगा, गड्ढे में गए, नोट जल गए। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, मैं अपने दोस्तों को समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का, मैं अपने दोस्तों से कहना चाहूंगा कि अभी कोई सबूत तो है नहीं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन बताया उसका 50% से ज्यादा 50% से ज्यादा एक ही पॉलिटिकल पार्टी के पास है, 50% से ज्यादा। और बाकी 50% में देश के राष्ट्रीय रीजनल सारे दल आ गए। तो आप क्वांटम समझिए। मैं वही दोस्तों को बताना चाह रहा हूं कि टाइगर ये कह रहे थे, किसी पार्टी का उन्होंने नाम नहीं लिया, वो ये कह रहे थे कि भाई जो तरीका है वो ये होता है कि कहीं पर जिस पार्टी की राज्य में सरकार है, मान लीजिए कोई भी एक्स राज्य है, उसमें उसकी सरकार है, उसने कोई 1,000 करोड़ रुपए का ठेका दिया, कमीशन के तौर पे 100 करोड़ रुपया अगर रिश्वत बनती है, तो उसने कहा कि भाई ऐसा है कि ये 100 करोड़ रुपया आप इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए
हमारी पार्टी में जमा करा दो। यानी रिश्वत का पैसा एक बॉन्ड के रूट के थ्रू वो आ सकता है। उसमें फायदा ये है जो टाइगर बता रहे हैं कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड से आपने वो पैसा रूट कर दिया तो आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा, आपका नाम सीक्रेट रखा जाएगा, ना पार्टी बाध्य होगी, ना स्टेट बैंक बाध्य होगा, ना आरटीआई के जरिए पूछ सकते हैं, ना जो आदमी दे रहा है ना वो बताएगा। यानी कुल मिलाकर टोटल सीक्रेसी। तो ये तो जेटली साहब जाते जाते मतलब एक ऐसा तोहफा दे गए कि साहब मतलब वारे न्यारे कर दिए उन्होंने। उन्होंने हवाला को लीगलाइज कर दिया। जी अभी बैंक के थ्रू हवाला कर सकते हो आप। हवाला में क्या होता है, आप एक नोट का नंबर देते हो और पैसा आ जाता है। या आप एक कागज उठा लीजिए, 50 करोड़ जमा कर लीजिए, एक कागज उठा लीजिए 1-1 करोड़ के 50 बॉन्ड, और वो 50 बॉन्ड गंदी जाके किसी के पॉकेट में थमा दीजिए, 50 करोड़ चला गया। जी इट इज अ क्लासिक केस ऑफ ऑफिशियल लीगल मनी लॉन्ड्रिंग। लीगल मनी लॉन्ड्रिंग ने बहुत अच्छी बात कही, लीगल मनी लॉन्ड्रिंग है। अब मैं एक चीज और आपसे टाइगर पूछना चाह रहा हूं, समय भी हो रहा है। चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जब से ये सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से बार बार ये हंटर चला रहे हैं, जिस तरह के आदेश उन्होंने दिए हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन में भर्ती का मामला हो, वो चाहे बाकी मामले सरकार के हों, हर मामले में मणिपुर में तो उन्होंने मतलब सरकार को इस तरह से अपमानित किया कि मैं बता नहीं सकता हूं कि ऐसी तैसी सरकार की हो गई। ये जो चंद्रचूड़ हैं, आपको लगता है कि जो उनका फ्रेम ऑफ माइंड है, उनकी जो हिम्मत है, उनका जो हौसला है, और सरकार जिस तरह से दबाव डालती है, हमने पिछले वाले चीफ जस्टिस देखे हैं, हमने रंजन गोगोई साहब को देखा है कि किस तरह से वो राफेल के मामले में उस सरकार के आगे दबे, बाद में सरकार ने उनको राज्यसभा का सदस्य बना दिया। तो हमने, मैं सबके नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन कई ऐसे चीफ जस्टिस आए हाल फिलहाल में जो सरकार के सुर में सुर मिला रहे थे। ये एक शेर खड़ा हो गया है, और ये शेर ऐसा खड़ा हुआ है, तन के खड़ा हुआ है, गरज रहा है। आपको लगता है कि सरकार अब चंद्रचूड़ को परेशान कर सकती है, या चंद्रचूड़ एक ऐसे स्टील के बने हुए कि झुकने वाले नहीं है? चंद्रचूड़ को लेकर आपको क्या लग रहा है कि ये बहुत मतलब एक बड़ा चैलेंज ले लिया उन्होंने, जिसकी सुनवाई 31 तारीख को हो रही, ये इलेक्टोरल बॉन्ड एक बहुत बड़ा चैलेंज ले लिया है चंद्रचूड़ ने? सरकार के टाके ढीले हो गए चंद्रचूड़ को घेरते हुए। जिसके पीछे कोई रेले नहीं है उसको आप घेर नहीं सकते। सत्य से ज्यादा ताकत किसी में नहीं होती दीपक भाई। और यदि आप क्लीन हो, आपके पीछे रेले नहीं है, आपका भ्रष्टाचार का एक छींटा भी आप पे नहीं है, तो आपसे ज्यादा ताकतवर इस देश में नहीं है। ना गुंडाइज्म, ना एजेंसीइज्म, ना आपका कोई तानाशाह, कोई इसको रोक नहीं सकता। और ये शाश्वत हमारे धर्म से सीखा है हमने। श्री कृष्ण ने गीता में कह दिया था, ये सत्य के सिवा कुछ नहीं, मैं ही सत्य हूं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई नहीं, कि अगर अशोक वानखेड़े किसी से पैसा नहीं लेता, वो कांग्रेस से पैसा नहीं लेता, वो समाजवादी पार्टी से पैसा नहीं लेता, वो नीतीश कुमार से पैसा नहीं लेता, वो शरद पवार से पैसा नहीं लेता, अगर अशोक वानखेड़े पैसा नहीं लेता तो अशोक वानखेड़े की सच्चाई को दबाना मुश्किल है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल यकीनन। आपको क्या लगता है दबाने का प्रयास नहीं किया होगा? चंद्रचूड़ के यदि जरा भी कुछ रेले होते तो अभी तक तो चंद्रचूड़ से मुजरा करवाते। सॉरी फॉर माय वर्ड्स, मैं मुख्य न्यायाधीश का अवमानना नहीं करना चाहता, लेकिन इफ एंड बट मैं एक हाइपोथेटिकल जवाब दे रहा हूं। यदि मेरे आदरणीय चंद्रचूड़ जी जरा भी कहीं इधर उधर इनको मिलते, मतलब कहीं पैसा ले लेते, तो आज वो इनकी हिम्मत ना होती कि कहीं भी इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप होता, कहीं पे भी कुछ प्लॉट लेने का, कुछ इनके रिलेटिव का, इनका कोई दूर का रिलेटिव भी मिलता, तो सरकार और सरकार की प्रोपेगेंडा मशीन ऐसा बदनाम करते, घेर के रख लेते। हमने देखा है इसके पहले कैसा। यानी कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि एक आदमी अगर ईमानदार है इस देश में, इस 140 करोड़ में अगर एक आदमी भी ईमानदार ऊंची कुर्सी पर बैठ जाए तो सिस्टम को हिला सकता है, ये कहना चाह रहे हैं? यकीनन यकीनन। ऐसी अपेक्षा मैं इलेक्शन कमीशन से रखता हूं, ऐसी अपेक्षा मैं ईडी से रखता हूं, ऐसी अपेक्षा मैं सीबीआई और इनकम टैक्स से रखता हूं। अपेक्षाएं हैं मेरी। मैं इस देश की कैबिनेट सेक्रेटरी से भी यही अपेक्षाएं रखता हूं जो जस्टिस चंद्रचूड़ से अपेक्षा है मेरी। आज हमसे भी लोगों की यही अपेक्षा है कि हम किसी के खिलाफ बोले नहीं, हम किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं चलाए, सच्चाई जो है लोगों के सामने लाए। इसीलिए अभी 14 महीने बाकी है सर चंद्रचूड़ जी के
मैंने पहले ही कहा था 14 कि जो महीने शनि बैठा है इस सरकार की कुंडली में, उसकी पोजीशन 14 महीने बाद ही बदलेगी। और इस 14 महीने में जो निर्णय होंगे, इस 14 महीने में जो चीजें सामने आएगी, कम से कम आने वाली सदियों तक लोग चंद्रचूड़ जी को याद जी करेंगे। जैसे इलेक्शन कमीशन का नाम लेते सही लोगों के सामने शेषन साहब का चेहरा आ जाता है। जी। ये कुछ माइलस्टोन हमारे चलिए, देश में है। आजादी के अमृत उत्सव में कम से कम देश के लिए एक तो गिफ्ट है, जिसके लेकर हम नाच कर सकते हैं और जिसकी अपेक्षा है, जिन्होंने लोकतंत्र जी, को जिंदा रखा है। बड़ी बात आपने टाइगर कही कि आजादी के अमृत काल में कम से कम एक ऐसा व्यक्ति इस देश में मोदी सरकार के टाइम पे आया, चंद्रचूड़, जिसको ये देश कह सकता है कि हाँ भाई, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं सिस्टम को ठीक करना चाहता है और ये व्यक्ति कहीं डरता नहीं, दबता नहीं। टाइगर, 31 अक्टूबर का आपको भी इंतजार है, मुझे भी है, मेरे दोस्तों को मुझे भी है कि 31 अक्टूबर को जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड की सुनवाई शुरू होगी, और अभी तक तो किस्तों में मामला सुना जा रहा था अप्रैल से, अब ये बाकायदा विधिवत शुरू होगा। मुझे लगता है आने वाले दिनों में जो हमारी देश की जो राजनीति है, जहां करोड़ों रुपया, अरबों रुपया, 10-10 हजार करोड़ रुपया वो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू आता है और उस पे पर्दा है, वो पर्दा हटेगा और हमारी देश की राजनीति और ज्यादा पारदर्शी होगी। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और मुझे लगता है जैसा टाइगर कह रहे हैं कि चंद्रचूड़ दबने वाले इंसान नहीं, चाहे गुजरात लॉबी जितना प्रेशर उन पर डाले। टाइगर, आपने समय निकाला और जिस तरह से हिम्मत से आप बात करते हैं, आप भी एक दूसरे चंद्रचूड़ हैं। नहीं सैल्यूट टू नहीं यू सर। बहुत और बहुत आप बड़े आए हैं आपसे वो। जी, थैंक यू सो मच।